हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो हम अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ आ चुके हैं और आज होने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने जेकेपीएससी के जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर। लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है बॉटनी और जूलॉजी दोनों में। तो क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 15 मई से बॉटनी और लाइफ साइंस के लिए बैच शुरू हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सीईटी के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद, सीपीईटी, एएमयू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट में आ सकते हो, वहाँ पे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से हमारा 7,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखो, जैसे हम जब वायरस पढ़ते हैं तो वायरस को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है वायरस के अंदर या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है ना। तो ये भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस आर आरएनए इन नेचर एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस आर डीएनए, मतलब उनके अंदर डीएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो जैसे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है नॉर्मली, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे आपसे पूछता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे मिलता है। तो देखो, मिलने की बात करें जैसे 5 × 124 हम जानते हैं। बहुत लोगों ने M13 के बारे में सुना होगा। जेमिनी वायरस भी होता है, यहाँ पे भी सिंगल होता है। लेकिन रास सार्कोमा वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में बता देना कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन कौन होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन कौन होता है, कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हमें पता चलते रहे कि आप एक्टिव हो। अगला क्वेश्चन है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू। देखो, जैसे मान लो अगर कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है ये, ठीक है, प्लांट है तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करता है तो ये फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, इसके पास लीफ होती है तो लीफ में होता है क्लोरोफिल, ये यहाँ से लेता है लाइट और ये इन्वायरमेंट से लेता है CO2। ठीक है, तो ये क्या करता है, बना देता है ये कार्बोहाइड्रेट, बात करें तो ट्रायोस फास्फेट या कहें तो ग्लूकोज बनाता है, ऐसे समझ लो। तो ये सनलाइट के द्वारा जितना भी खाना अपने अंदर बना पा रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बाय द प्लांट, उसे हम बोलेंगे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है भाई। अब यही ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन रहेगा तो फिर ये जरूरी नहीं कि प्लांट के अंदर सारा स्टोर होकर रहेगा। अभी प्लांट खाना बना रहा है तो कुछ खाना तो खाएगा, कुछ रेस्पायरेशन करेगा, जिंदा रहने के लिए कुछ यूज करेगा, तो उसको कहेंगे हम रेस्पायरेशन में यूज हुआ खाना। तो बचा कितना, जो बचता है उसी को हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन में से रेस्पायरेशन वाला घटा देना होता है। तो हमारा निकल जाता है ये प्राइमरी प्रोडक्शन। तो क्या आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा कौन सा सल्फर बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन का। सिंपल बात है, सल्फर बैक्टीरिया की जहाँ भी हम बात करते हैं कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया, तो बेजियोटोवा आएगा भाई। डाई सल्फ्यूरो विब्रियो नहीं आना चाहिए, बेजियोटोवा ही है सल्फर बैक्टीरिया। राइजोबियम इज द सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम प्लांट में। और क्लास्टीरियम इज एनोरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलीसिस्टानिक हमारे ने आर वेरी रेयर, बिल्कुल सही बात है। पॉलीसिस्टानिक का मतलब होता है, देखो ना, जैसे एक ही जीन है तो ये कई सारे प्रोटीन को बना सकता है, अलग अलग रीजन, जैसे एक ये तो बहुत सारे रीजन है, अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं पॉलीसिस्टानिक। तो पॉलीसिस्टानिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि एक जीन है तो एक पार्टिकुलर एंजाइम एक पार्टिकुलर प्रोटीन को बनाएगा। चलो बताओ, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, हाँ, बीडल एंड टेटम ने दिया था, न्यूरोस्पोरा के काम ऊपर काम करके। तो यूकैरियोटिक का जो जीन होता है वो क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है ना, और प्रोकैरियोटिक का पॉलीसिस्टोनिक होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, ये जो कह रहा है कि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए आर वेरी रेयर, सही है। मेनी जीन आर इंटरप्टेड बाय द नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस। तो हमने आपको बताया हुआ है स्प्लिट जीन के बारे में, किसके बारे में, स्प्लिट जीन के बारे में बताया हुआ है
कि जो प्रोकैरियोटिक में होता है ये स्प्लिट जीन अब्सेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक का तो जो जीन होता है वहाँ पे देखो नॉन कोडिंग इंट्रॉन होते हैं और कोडिंग वाले एक्सॉन होते हैं। तो ये होता है, देखो मेनी जीन आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, मतलब इंट्रॉन होता है, इसीलिए ना हम करते हैं ना मैच्योर, मतलब इसको कटिंग वटिंग स्प्लाइसिंग करते हैं, तो इंट्रॉन को कट करके हटाते हैं, एक्सॉन को जोड़ते हैं, तो ये भी सही है। आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर कपल्ड एज इन प्रोकैरियोट, कह रहा है कि आरएनए जैसे ही बनता है वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब बात कर रहा है को ट्रांसलेशनल का। तो ये देखो गलत है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे गलत है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है को ट्रांसलेशन, एक होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल। तो को ट्रांसक्रिप्शनल में क्या होता है, या को ट्रांसलेशनल कर सकते हो, इसमें जैसे ही आरएनए बनता है एक साइड से दूसरे साइड से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो को ट्रांसलेशनल किसका मेथड है, ये प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है, कपल्ड होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, पहले आरएनए बनता है फिर उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है तब होता है ट्रांसलेशन। तो ये गलत हो गया, यानी कि हमारा तीसरा ही होगा राइट आंसर यहाँ पे। mRNA इज ऑफन एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड बिफोर ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही बात करा, अभी हमने इसके बारे में बात किया, तो आंसर भाई सी होगा इसका, ध्यान में रखना। देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं कि मैं आया आपको आंसर बता दिया, आप देखो पढ़े हो ना, अगर आपको आता है तो मैं जो बताता हूँ आपको समझ में भी आता होगा कि हाँ ये चीज़ें आपने पढ़ा, और जितना भी मैं किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ उतना आपको आ रहा है, इनफ है भाई, सही बता रहा हूँ, ठीक है। फेनामेना आप रेड टाइड एंड रेड सी, तो रेड ज्वार भाटा जब आता है ऐसे समुद्र का पानी ऐसे ऊपर आता है नीचे जाता है, उसी को रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है, लो टाइड हाई टाइड। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं बायोलिनेसेंट, जैसे कि गोनालक्स हो गया ये सब, तो उसके वजह से होता है। रेड कलर ऑफ सी किसकी वजह से होता है, वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम से होता है। रेड कलर आप स्नो बोले तो क्लैमाइडोमोनास निवेलिस से होता है, ठीक है, जानते हो कि नहीं है सब, एग्जाम में आएगा। द टोटल एनर्जी फिक्स बाय द ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड, अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना कि सूरज की रोशनी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल से जितना भी खाना बना रहा है तो वो ग्रास प्रोडक्शन है भैया, और ग्रास प्रोडक्शन में से रिस्पायरेशन हटा दोगे तो वो प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। अब ये देखो प्लांट, ये मान लो कोई प्लांट है ऐसा करके, ये मान लो प्लांट है ऐसे करके ना, तो इसके अंदर क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खाना बना हुआ है, तो इधर मान लो कोई भी ऐसा मेरे से बनता भी नहीं है, मान लो चिड़िया बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे को आता नहीं भाई, हंसना मत। अब मान लो या कोई चिड़िया उड़िया इसको खा ले रहा है ना, इस प्लांट को अब खा लेगा, तो चिड़िया के अंदर इसका जैसे वेट बढ़ेगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्लेश बढ़ेगा, तो अब चिड़िया के अंदर जो प्रोडक्शन होगा मीट के रूप में, तो वो कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्शन बोलते हैं। हंसो मत यार चिड़िया देख के, दांत दिखा रहे हो चिड़िया देख के, बाहर देख के आओ चिड़िया, नहीं आता भाई कला बनाने हमको, बातों पे ध्यान दिया करो, चिड़िया देखने लग जाते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ इंटायर जियोग्राफिकल बेल्ट ओवर विच प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में बी फाउंड। तो सिंपल बात है भाई, जहाँ पे देखो हैबिटेट की बात करें तो जहाँ पे आप रहते हो, आपका घर आपका हैबिटेट है, निके का मतलब देखो आपका जो पूरा बिल्डिंग है, आपका जो होम है वो आपका हैबिटेट है, लेकिन निक की बात करें तो आपका रूम, तो रूम के अंदर जो बेड है जहाँ पे आप इस एक्चुअली में रहते हो, जहाँ पे इंटरेक्ट करते हो लोगों से, जहाँ पे खाते पीते हो, जहाँ पे पढ़ते हो, वो आपका निक है, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज इज एरिया जहाँ तक, जैसे रेंज मतलब होता है टेरिटरी, समझ सकते हो, जहाँ तक एनिमल फाउंड किया जा सकता है। और बायोम तो सारे इकोसिस्टम को मिला के ना एक बायोम मिलता है, और फिर बायोम सारे बायोम मिलते हैं तो बायोस्फीयर मिलता है, जैसे एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को मिला दो तो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है कि द एरिया अप टू विच लिविंग बीइंग कैन बी फाउंड, बायोस्फीयर। बायोम इज द लार्ज इकोसिस्टम, मतलब सारे इकोसिस्टम को मिला दें तो वो बायोम, तो आंसर क्या हो जाएगा, बायोम। चलो अगले क्वेश्चन पे है, मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्राम इनवर्स ईयर इनवर्स, मतलब यही पूछा है भाई, मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ मिलता है, तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। ये सब जुलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछे गए हैं भाई, और देख रहे हो ना कितना सिंपल सिंपल है, एक बार देखो पढ़ लिया भाई, सीवीटी के लिए तैयारी कर लिया, फिर थोड़ा सा जेआरएफ के लिए पढ़ लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर तो यूं निकल जाएगा बस जी के पढ़ लोगे तो। क्या,
हाँ अरे यार, जैसे मैं कहता हूँ उतना टेंशन, मतलब जरूरी नहीं कि आपका जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं तो निकल ही जाए, मतलब कटा फुटा इतने लोग रहते हैं, सीट इतना कम होता है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब उतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जब आप तैयारी करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब का। और बात क्या होता है देखो सिंपल ना, जैसे आपने ना एमएससी एंट्रेंस क्लियर किया, फिर आए एमएससी में ना, तो फिर आप दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, नेट जेआरएफ सीएसआईआर में, तो आप बहुत टफ चीज़ें पढ़ने लग जाते हो और बेसिक आपका लटक जाता है। फिर आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं पीएचडी वीएचडी करते वक्त वो लोग पीछे का सब भूल जाते हैं, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ता है। ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब सीयूईटी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है बीएससी में जो है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है इन सब के मामलों में, और जो पीएचडी करके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनको सब भूल गया होता है। दिक्कत यही होता है। तो जो भी हो, अगर आप सीयूईटी के अभी तैयारी करके आगे जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो, भूलो मत, काम आएगा आपका, सीएसआईआर में भी काम आएगा, गेट में भी काम आएगा, और आगे हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। जो भी आप नॉलेज ले रहे हो ना, भूलना मत, समझे। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटिपिक करेक्टर, मतलब ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर को ध्यान में रख के बेंथम एंड हुकर ने कौन सा सिस्टम दिया? बिल्कुल नेचुरल सिस्टम। फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर का ध्यान में रख के, स्टेमन करेक्टर को ध्यान में रखते लिनियस ने दिया आर्टिफिशियल। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया, ऐसे रिलेशनशिप को देख के अलग अलग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयर आर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। तो ये तो डिफिनेशन ही दिया गया है सिबलिंग स्पीसीज का, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। मतलब देखने में एक जैसे रहेंगे लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे आपस में, अगर गलती से कर भी लिया तो फर्टाइल प्रोजेनी नहीं प्राप्त होंगे आपको। स्पीसीज फार्मेशन ड्यूरिंग जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब यहाँ यहाँ बीच में है क्या, नदी, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्गेनिज्म आ जा नहीं पाएंगे तो अलग, यहाँ पे स्पेसिएशन अलग होगा, यहाँ पे स्पेसिएशन अलग होगा, तो एलोपैथिक कहेंगे। अब मान लो एक ही एरिया है, एक एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, एक एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं, तो एक एरिया में देखो ये चार लोग कहें कि भैया देखो हम इन लोगों से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनके घर नहीं जाएंगे पार्टी करने, हम आपस में रहेंगे, अलग ही स्पीसीज बन जाएंगे, तो यहाँ ये होगा सिंपैथिक, एक ही एरिया में रह के रहेंगे। तो पैराबैटिक, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। ओवरलैपिंग एरिया होता है तो पैराबैटिक, दो बराबर। चलो, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रीडिंग कंडीशन विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल, तो अभी वही बताया ना, एक एरिया के अंदर ही है, ऐसे पॉलीप्लाइडी ये सब बन रहे हैं तो सिंपैट्रिक कहेंगे ये तो। अगला हमारा क्वेश्चन है होलेंड्रिक जीन। होलेंड्रिक जीन वाई जीन को कहते हैं, मतलब होलेंड्रिक जीन जो होता है वाई क्रोमोसोम पे होता है, सही है। फीमेल में नहीं होता, ये भी सही है। अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरट्राइकोसिस, मतलब म्यूटेशन हो जाता है वाई जीन में, तो ये शरीर पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ है। और यह सरवाई जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, तो वो टेस्टिड डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ पे। The human mechanical error in the separation of homologous during the meiosis can produce X0 individual। तो ये होगा आपका कौन सा सिंड्रोम है भाई? टर्नर ना। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वहाँ पे स्टेराइल फीमेल बन जाती है, मतलब ऐसी फीमेल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन विथ अनदर प्यूरिन। देखो प्यूरिन अगर प्यूरिन से हो रहा है या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे हम ट्रांजिशन, ठीक है भाई। अगर प्यूरिन पायरिमिडीन से हो रहा है अगर या पायरिमिडीन प्यूरिन से हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। बस सिंपल चीज़ें आप समझो, ज़्यादा माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक इंसान के अंदर रिसेसिव म्यूटेशन हो गया और डिफेक्टिव मेम्ब्रेन प्रोटीन को कोड कर रहा है, जहाँ पे क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो रहा है और लंग्स में हाई म्यूकस हो जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है बेचारा, गलती से मर भी सकता है। तो क्लोराइड चैनल में म्यूटेशन होने से क्या होता है? वो होता है सिस्टिस फाइब्रोसिस भैया आपका। ये देखो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम स्किन के डिजीज है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में डैमेज होने की वजह से होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक्वापोरिन क्या है? देखो एक्वापोरिन 1952 में पीटर एग्रेगर के थे, उन्होंने खोजा था कि मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक ऐसे कनेक्शन होते हैं, चैनल होते हैं जो सिर्फ वाटर के इन और आउट को बैलेंस करते हैं, मतलब इनको मोस्टली। तो स्पेशलाइज चैनल फॉर वाटर इन द सेल। अगला हमारा क्वेश्चन है,
रिपेयर ऑफ रेडिएशन डैमेज इन ह्यूमन इन द डिजीज, मतलब यही डीएनए जैसे देखो ना क्या होता है, जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए में मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जाता है तो उसको हटाया नहीं जाता है, तो फिर एक म्यूटेशन हो जाता है, एक डिजीज हो जाता है स्किन वाला, जिसको हम जीरोडर्मा पिगमेंटेशन बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर की में गलती होने की वजह से होता है। अभी ऊपर हमने बताया था मोनोसोमी इन ह्यूमन, देखो एडवर्स सिंड्रोम है आपका कितने पे होता है बताना, एडवर्स सिंड्रोम कितने वाले नंबर पे क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने की वजह से होता है। तो मोनोसोमी का मतलब है, देखो अच्छा आप पटाऊ वाला भी बताओ, देखो सिंपल मैं बता देता हूँ, ये होगा 18 पे, ये होगा 13 पे, भाई ज़्यादा सोचो मत। टर्नर जो होगा, टर्नर में क्या होता है, मोनोसोमी की वजह से होता है। एक क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है, वो 5 वाले क्रोमोसोम का जो 60 आर्म होता है ना, वो डिलीट होने की वजह से होता है भाई। ठीक है, ओके चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन जनरली कहाँ पे होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का देखो, ये इनर लीफलेट या आउटर लीफलेट, तो सेल मेम्ब्रेन पे आउटर लीफलेट में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड जोड़ा जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे होता है ग्लाइकोसाइलेशन, जो सेल को रिसेप्टर रिसेप्टर बनाने में हेल्प करता है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, Which of the following national park of the century had been wintering site for the Siberian crane in India? तो साइबेरिया में, रूस में क्या होता है, ज़्यादा ठंडी पड़ जाता है ना, तो वहाँ के जो क्रेन पंछी होते हैं वो राजस्थान आते हैं कोयलादेव नेशनल पार्क ब्रीडिंग के लिए, रहने के लिए भाई। ठीक है, पंछी वंछियों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होता भाई, वो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व है आपका उड़ीसा में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है ये बताना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन में क्या होता है, तो बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है तो दो फेज में जा सकता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, फेज का मतलब वही जो बैक्टीरिया फेज रहता है ना, उसका डीएनए जाता है तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कंबाइंड होकर रहने लगता है, और लाइटिंग में बैक्टीरिया वायरस का डीएनए जाके बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ के सेल को भी लिसिस कराता है, तो ये एक्चुअली में प्रोफेज का इंक्लूजन होगा। अगला क्वेश्चन है, एडीए डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, 4 साल की एक लड़की थी, उसका ट्रीट किया गया था एडीए वाला, तो इससे होता था सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो डीएनए को रिप्लिकेशन फॉर्क बनाने में हेल्प करता है, तो ये एक्चुअली में देखो डीएनए गायरेज मेन रूप से होगा, हेलिकेज का भी रोल होता है लेकिन यहाँ पे गायरेज है तो आप गायरेज मानना, और लाइगेज का काम होता है बिट्स को जोड़ने का, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे अगर हम कर दे स्टेबलाइज करने का काम, बस डी हटा दे तो आंसर एसएस भी हो जाता। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेशन का मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा, तो ये आर्किडोनिक एसिड है ना, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड होगा तो इसीलिए ये ज़्यादा अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, आप बताओ लिनोलिक में कितना बॉन्ड होता है डबल, और लिनोलेनिक में कितना डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, इन वीवो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो डीएनए सिंथेसिस किस साइड से किस साइड होता है, देखो एक होता है टेम्पलेट स्टैंड, मतलब एक होता है लीडिंग स्टैंड और एक होता है लैगिंग, तो लीडिंग में कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और लैगिंग स्टैंड में क्या होता है, लैगिंग स्टैंड में 3 से प्राइम साइड में कह सकते हैं लैगिंग में, लेकिन मोस्टली डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, अच्छा ये सही है 3 प्राइम से 5, अगर डीएनए का स्टैंड लेके देखते हैं ना तो यही होगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैड काउ डिजीज, तो ये आपका प्रियॉन की वजह से होता है, मैड काउ डिजीज प्रियॉन की वजह से होता है, जो प्रोटीन मालिक्यूल होता है उसके वजह से। ठीक है, स्कारपी डिजीज हो गया, कडांग कडांग डिजीज हो गया, वो वायरॉइड की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मास होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ पपाया होता है वायरस के द्वारा। कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनेल नहीं है, तो न्यूक्लियस को, लाइसोसोम को, पैराक्सीसोम को हम ऑर्गेनेल कहेंगे, माइक्रोसोम एक्चुअली में ऑर्गेनेल के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाई इज आरएनए प्राइमर कंसीडर इसेंशियल ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, देखो डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमरेज को चाहिए डायरेक्शन जहाँ पे 3 प्राइम साइड पे OH ग्रुप हो, ताकि उसको रिप्लेस करके वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सके और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा सके सिंपल, तो इसलिए चाहिए होता है। तो देखो हमने क्वेश्चन किया बहुत सिंपल सिंपल, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है लेकिन आप देखोगे सिंपल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना।
तो चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और कोर्स में आना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, नहीं तो जैसे ही 100 मेंबर कंप्लीट होंगे, 100 स्टूडेंट हमारे कोर्स में, ये जो 25% का डिस्काउंट है ये हट जाएगा। ठीक है।